गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ, धौलपुर से। आप सभी स्टूडेंट्स जैसा कि जानते हैं कि आपको अब अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है और उसके साथ ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो बीए थर्ड ईयर में जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले मैं ये क्लियर करती हूँ कि आपके ज्योग्राफी में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका एशिया का भूगोल और सेकंड पेपर है आपका भारत का भूगोल। इसके बाद में आपका प्रैक्टिकल का आता है थर्ड जो आपका होता है, जिसके बारे में भी मैं आपको समय समय पे ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से पढ़ाती रहूँगी, समझाती रहूँगी। लेकिन जब हम आज नई क्लास और नए लेक्चर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 पेपर्स हैं आपके, तो हम सबसे पहले भारत का भूगोल जो हमारा सेकंड पेपर है उसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो भारत है उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में, जैसे 10th क्लास है, 12th क्लास है, नॉर्मली भी आप अगर पढ़ते हैं तो जीके वगैरह में आप भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, उसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। तो इसके लिए जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ ही हम आसानी से इसको समझ सकें, इसके लिए मैंने पहले ये पेपर लिया है। तो जो मेरे सिलेबस था आपका वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। उस सिलेबस को ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से देखें, समझें, जिससे कि आपको इन लेक्चर्स को समझने में आसानी होगी। उस सिलेबस के हिसाब से ही मैं हर टॉपिक को जो है वो अपने लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझाने का, आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो भारत का भूगोल जो हमारा सेकंड पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं हम आज। उसमें सबसे पहले आज हम सिर्फ भारत के जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, यानी भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, क्या उसका क्षेत्रफल है, क्या आकार विस्तार है, कौन कौन से राज्य जो हैं वो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है इसके नाम के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। जैसा ऐसा माना जाता है कि जो आर्य लोग थे, जो आर्यों के द्वारा जो है वो भारत को भारत नाम दिया गया, क्योंकि आर्यों के राजा थे राजा भरत। तो जब राजा भरत भारत में आए थे तो उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ गया। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो सिंधु घाटी के जो क्षेत्र थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से वो रिलेटेड हैं, सिंधु नदी की घाटी में वो रहते थे। तो सिंधु नदी का भी भारत के नामकरण में, उसके नाम के नामकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कुछ विद्वानों ने माना है कि जो ईरानी लोग थे उन्होंने जो सिंधु नदी है उसको हिंदू नदी कहा, और हिंदू नदी कहने के कारण ही हमारा जो देश है उसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। इसी तरीके से कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यूनानी लोगों ने जो सिंधु नदी है उसको इंडस नाम दिया और इंडस के आधार पर उसका नाम इंडिया पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, चाहे हम भारत कहें, चाहे हम हिंदुस्तान करें, इंडिया कहें, तो अलग अलग तरह से जो नाम जो है वो भारत को दिए गए हैं। हमारा जो भारत देश है वो उपमहाद्वीप कहलाता है। उपमहाद्वीप क्यों कहलाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। महाद्वीप, उपमहाद्वीप, ये संज्ञाएं जो हैं वो अलग अलग आधारों पर दी जाती हैं। तो भारत को उपमहाद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 3 ओर से ये जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। साथ ही इसका जो उत्तरी भाग है वो पूरा कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। जैसा हम देखें तो उत्तर में हमारे हिमालय पर्वत है, दक्षिण पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियाँ हैं, उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में बहुत बड़ा हिंद महासागर है। हिंद महासागर के साथ ही अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी हिस्से में हिंद महासागर के ऊपर ही बंगाल की खाड़ी आ जाती है और इधर अरब सागरीय क्षेत्र आ जाता है। तो 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ही भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अर्थात उसकी स्थिति, उसके विस्तार के बारे में। अगर हम विश्व के नक्शे में बात करें या हम बात करते हैं एशिया के नक्शे में, तो एशिया में के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो भारत आता है दक्षिण एशिया में। अगर इसकी हम गोलार्धीय स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो देशांतरीय दृष्टि है उस दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर विश्व के नक्शे में हम बात करें या गोलार्धीय दृष्टि से बात करें तो इसकी स्थिति हो गई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
भारत जो है वो इसके मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के गुजरने के कारण जो दक्षिण भारत है, क्योंकि दक्षिण भारत से ज़्यादा नज़दीक से गुजरती है ये, तो दक्षिण भारत का जितना भी हिस्सा है कर्क रेखा के नीचे वो सारा उष्ण कटिबंध में आता है, जिसमें कैसा मौसम रहता है, गर्म मौसम रहता है। और अगर हम उत्तरी हिस्से की बात करें तो उसमें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, जो सभी मौसम हैं वो लगभग देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कर्क रेखा भी जो है वो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसके कारण जो भारत का कटिबंधीय विस्तार है वो भी बदला हुआ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम 2 तरीके से समझते हैं। एक तो अगर हम भारत के अंतिम बिंदुओं की बात करें तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट नाम से एक बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप है उसमें स्थित है। जब हम वहाँ से, वो भारत का क्या है, अंतिम दक्षिणतम बिंदु, जब हम वहाँ से भारत के विस्तार की बात करते हैं तो वो विस्तार आता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन केवल अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें, जिसका विस्तार कहाँ से है, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तो कन्याकुमारी तक हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो वो आता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। सेकंड आता है देशांतरीय विस्तार, यानी देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत का विस्तार कैसा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में क्लियर कर दूं। वैसे तो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपने फर्स्ट ईयर से ये चीज़ पढ़ी है कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये, जिनको हम ग्लोब पर खींचते हैं, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। यानी जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं वो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएँ उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और जो देश इन रेखाओं के जिस एरिया में या जिस भी क्षेत्र में आता है उसके आधार पर ही उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार निर्धारित किया जाता है। अब हम देखते हैं, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से मैं आपको और स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल पर जाकर के जो भारत का विस्तार आता है वो आता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम बात करें इंदिरा पॉइंट के बारे में, तो इंदिरा पॉइंट ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। यहाँ से जब हम भारत का विस्तार देखते हैं तो ये आता है 6 डिग्री जो है वो 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर हम, जो मैंने बात करी मुख्य भूमि की बात करते हैं तो वो आती है कन्याकुमारी तक, और यहाँ से अगर हम विस्तार की बात करें तो ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप समझ सकते हैं जो भारत का विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, मुख्य भूमि का विस्तार, और टोटल विस्तार है उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक। इसी तरीके से अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार ये आप देख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका पूर्वी देशांतर है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब आप कहेंगे कि इधर तो ये पूर्वी एरिया है लेकिन ये तो पश्चिम होना चाहिए। नहीं, जब हम देशांतरीय रेखाओं की बात करेंगे तो जब हमारा जो भारत होता है वो पृथ्वी होती है, और पृथ्वी पर जब हम देशांतरीय रेखाएं खींचते हैं तो वो इस तरह से खींचती हैं, तो मिड में आती है 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री के पूर्वी हिस्से में ही, जो 0 डिग्री के राइट साइड में हिस्सा है वो पूर्वी हिस्सा आता है, तो पूर्वी देशांतर रेखाएं उधर सारी, और जो हिस्सा इधर आता है लेफ्ट में वो पश्चिमी देशांतर है। तो हमारे इंडिया की स्थिति लगभग यहाँ है, तो इसीलिए इसका जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर में ही माना जाएगा। तो देखिए आप 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसके बाद में एक आती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे हम मानक समय रेखा कहते हैं। जो इंडिया का टाइम है वो इसी रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब हम देखें कि ये रेखा किस किस जो राज्य हैं भारत के उनसे गुजर रही है। तो इसमें आप देखिए ये गुजर रही है हमारे उत्तर प्रदेश आपका आ रहा है, इसमें मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं इनसे होकर के ये रेखा गुजरती है। जो भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है वो ग्रीनविच जो माध्य समय है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है, यानी ग्रीनविच मानक समय के माध्यम
से निर्धारित ना होकर हमारा किससे निर्धारित किया गया है, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक मैं समझती हूँ आपको जो भारत का नॉर्मल विस्तार है वो समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कर्क रेखा है वो भारत के कहाँ से गुजरती है, मध्य में से गुजरती है। ये देखिए आप, एक रेड कलर की लाइन दिखाई गई है इस चित्र में, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। सेकंड चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जब हम इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, फिर भी इस चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ। भारत के जो अंतिम बिंदुओं की बात करते हैं, यानी भारत के अंतिम सीमा बिंदु जहाँ हैं, जहाँ भारत की सीमा खत्म होती है, तो उत्तर में बात करें तो ये आता है इंद्राकोल, दक्षिण में आता है कन्याकुमारी, पूर्व में आता है किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम में हमारा आता है गुजरात, गौरमाता नाम का स्थान है गुजरात में ये। तो इसका जो भारत की जो अंतिमतम सीमा है वो यहीं से निर्धारित की जाती है। कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो कर्क रेखा, जैसा आप जानते हैं, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में आपने हमेशा से ही पढ़ा है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों में से होकर ये गुजरती है, जिसमें आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम सबसे अधिक नज़दीकी नगर की बात करें तो ये गुजरती है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा। इनमें से जो रांची है वो सबसे ज़्यादा इसके नज़दीक है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्यों की बात करें तो इसमें आते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम और सिक्किम। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्यों की बात करते हैं तो इसमें आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल और भारत के लंबाई और चौड़ाई के बारे में। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो बताया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसके लंबाई और इसके चौड़ाई यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत में उत्तर में जैसे कि कन्याकुमारी, आप मान के चलिए ये कन्याकुमारी, और दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर है ये, और दक्षिण में है कन्याकुमारी। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर जो है वो विस्तार है, यानी उत्तर से दक्षिण तक। और जब हम पूर्व से पश्चिम इस तरह से बात करते हैं तो इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार है 2,933 किलोमीटर। भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय, 4 तरह का, मतलब उसको अगर हम रेखाओं के माध्यम से मिलाएं तो एक तरह का चतुष्कोण बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्र के 2.43% भाग पर स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से है दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वें स्थान पर। अब आते हैं इसके अंतिम सीमा बिंदु, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें उत्तरतम बिंदु है इंदिराकोल जो कि लद्दाख में है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमतम बिंदु है गौरमाता जो कि गुजरात में है। जो भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, अगर भूमध्य रेखा से हम उसकी दूरी देखते हैं तो वो आती है 876 किलोमीटर। पहले जो इंदिरा पॉइंट है उसको पिग्मेलियन पॉइंट और पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और अब इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हमारा जो भारत है इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो ये तीनों ही जो है वो भारत के जो महाद्वीपीय तटीय सीमा है उसका निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबी जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है और वो है 4,096 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान से जो कि 80 किलोमीटर है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन से सीमा लगती है 3,917 किलोमीटर और उसमें राज्य आते हैं, जो सीमा पर स्थित राज्य हैं वो हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान में है 3,310 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख।
नेपाल से मिलती है 1752 किलोमीटर, जिसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से मिलती है 1458 किलोमीटर और राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान से मिलती है 587 किलोमीटर और राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफ़गानिस्तान से मिलती हैं 80 किलोमीटर, सबसे कम, जिसमें लद्दाख क्षेत्र आता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, अर्थात भारत और अन्य देशों के मध्य में कुछ सीमाओं का निर्धारण किया गया है, उन सीमाओं को नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आती है डूरंड रेखा। पहले भारत और जो अफ़गानिस्तान है वो उसके बीच में एक रेखा बनी हुई थी, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान हिस्सा था वो भारत में ही शामिल था, बांग्लादेश भी जो था वो भारत में ही शामिल था। बाद में विभाजन के बाद में फिर ये चेंज हुआ है। तो जब पाकिस्तान भारत में ही सम्मिलित था उस समय में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में एक रेखा निर्धारित की गई थी, जिसे डूरंड रेखा कहते हैं, और 1884 में सर डूरंड के द्वारा ये निर्धारित की गई थी। बाद में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो फिर ये रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में रह गई। तो अब ये जो रेखा है वर्तमान में वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो पहले भारत और बांग्लादेश एक ही थे, लेकिन जब भारत और बांग्लादेश अलग हुए तो उनकी जो सीमा है उसको जो क्षेत्र जोड़ता है, मतलब वहाँ सीमा ना होकर वहाँ पे एक तरह से दर्रे नुमा आकृति देखने को मिलती हैं, तो वहाँ जो जोड़ता है वो है 3 बीघा गलियारा। सेकंड जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा आती है भारत और चीन के बीच में, और ये जो रेखा है वो 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य निर्धारित है। नेक्स्ट आती है रेड क्लिफ रेखा, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये जो नियंत्रण रेखा बनी थी उसका निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। इसके बाद आती है शून्य रेखा, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। अब बात करते हैं पाक अधिकृत क्षेत्र के बारे में। 1947 में जब भारत में आज़ादी हुई थी उस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन हुआ। विभाजन के बाद में जो पाकिस्तान के स्थानीय लोग हैं उनने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया, और बाद में ये जो जम्मू कश्मीर रियासत है वो भारत में मिल गई। पहले क्या थी, ये पाकिस्तान में थी लेकिन भारत में मिल गई। लेकिन ये मामला जो था वो यूएनओ में चला गया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है। उसी को हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, POK बोलते हैं जिसे हम। तो इस तरीके से ये हमारे भारत का एक सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं समझती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि उस जो सिलेबस है जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है उस सिलेबस को अच्छी तरीके से समझें, जिसमें 3 यूनिट्स हैं आपकी। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी।